साइकोलॉजी क्या होती है वो आप लोगों ने पढ़ लिया है। नाउ इससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हुए हम साइकोपैथोलॉजी को जानेंगे। साइकोपैथोलॉजी जो हमारी साइकोलॉजी है और जो साइकेट्री है, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कि हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स का सिस्टमेटिक स्टडी करती है। ठीक है, तो साइकोपैथोलॉजी क्या है? हमारी साइकोलॉजी और साइकेट्री की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स को सिस्टमेटिकली क्या करती है? स्टडी करती है। यह उसकी नेचर, सिम्टम्स, कॉज, प्रोग्रेशन और ट्रीटमेंट पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, ये किसी भी डिसऑर्डर का क्या नेचर है यानी कि स्वभाव क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या हैं, कॉजेज़ यानी कि क्या कारण है, और प्रोग्रेशन यानी कि उसका कैसे विकास हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका उपचार कैसे होगा, उस पर फोकस करती है। बेसिकली जो साइकोपैथोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। बेसिकली साइकी यानी कि माइंड या सोल, मन या आत्मा, पैथोस यानी कि सफरिंग या डिजीज़, पीड़ा या रोग, और लोगोस यानी कि स्टडी या डिस्कोर्स, अध्ययन या संवाद। इस प्रकार से हमारा साइकोपैथोलॉजी का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या हो गया? स्टडी ऑफ मेंटल सफरिंग या डिसऑर्डर्स। ठीक है, यानी कि मानसिक पीड़ा या विकारों का अध्ययन करना। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अगर क्लिनिकल डेफिनेशन की हम बात करें तो साइकोपैथोलॉजी एबनॉर्मल कॉग्निशन, बिहेवियर, इमोशंस। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी क्या है? जो भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो भी एबनॉर्मल कॉग्निशन पाया जा रहा है, बिहेवियर है, इमोशंस हैं, की साइंटिफिक स्टडी करता है। यह उसके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और उसकी जो भी मैनिफेस्टेशन यानी कि प्रस्तुति है और जो व्यक्ति का जो डेली फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से, इसको समझने पर केंद्रित है। इसका पर्पस यह जानना है कि मेंटल डिस्टर्बेंसेस क्यों और कैसे डेवलप हो रहे हैं और कैसे कम किया जा सकता है उन्हें और कैसे ठीक कर सकते हैं। मतलब इसकी एलिवेशन और ट्रीटमेंट पे फोकस करता है क्लिनिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। वहीं हम अगर मेडिकल और साइकेट्री डेफिनेशन की बात करें तो साइकोपैथोलॉजी एक मेडिकल फील्ड है जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स की फिनोमिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजी, ठीक है, और ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। यह डीएसएम और आईसीडी जो दो क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं जैसे डायग्नोस्टिक सिस्टम के लिए एक फाउंडेशनल बेसिस के रूप में कार्य करता है। स्कोप ऑफ साइकोपैथोलॉजी की बात करें अगर हम तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एरिया है, कई सारे डायमेंशंस को कवर करता है। तो पहला है डिस्क्रिप्टिव साइकोपैथोलॉजी। तो इसमें क्या है? मेंटल सिम्टम्स और सिंड्रोम जो हैं हमारे यानी कि हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, एंजाइटी, मूड डिस्टर्बेंसेस की हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसका विवरण देते हैं यानी कि एलैबोरेशन करते हैं। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट में ये हेल्प करता है डिस्क्रिप्टिव साइकोपैथोलॉजी की अगर हम बात करें। वही जब साइकोपैथोलॉजी का रूप एटियोलॉजिकल हो जाता है तब मेंटल डिसऑर्डर के कारण और उसके योगदान कारक यानी कि कॉजेज़ क्या हैं और उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या हैं, इसकी स्टडी की जाती है। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक, ब्रेन केमिस्ट्री, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि ट्रॉमा कैसे हुआ या कोई उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, और सोशियो कल्चरल फैक्टर यानी कि पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन शामिल है। वहीं जब इसका फॉर्म डायग्नोस्टिक साइकोपैथोलॉजी के रूप में हम देखते हैं तो आईसीडी यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ और डीएसएम यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जैसे स्टैंडर्डाइज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम का ये यूज़ करता है। डायग्नोसिस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया प्रदान करता है जिससे कि क्लिनिशियंस के बीच में कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी बनी रहती है। अब थेरेप्यूटिक साइकोपैथोलॉजी में क्या होता है? सिम्टम्स को कम करने और फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट इंटरवेंशन हम डेवलप करेंगे और लागू करता है ये। इसमें साइकोथेरेपी, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंटिव मेजर्स शामिल होते हैं। वहीं पे रिसर्च साइकोपैथोलॉजी की जब हम बात करें तो मेंटल इलनेस के मैकेनिज्म, प्रोग्रेशन, प्रोग्नोसिस और इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस की जांच करता है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है और पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ को सूचित करता है। ठीक है, तो अब ये देख रहे होंगे आप, इसको मैंने एक चार्ट में दिखा दिया है कि डिस्क्रिप्टिव, इसका जो स्कोप है वो डिस्क्रिप्टिव भी है, एटियोलॉजिकल भी है, डायग्नोस्टिक भी है, थेरेप्यूटिक भी है और रिसर्च में भी है। ठीक है, सामने इसके एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।
अब हम बात करते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इन साइकोपैथोलॉजी। क्यों ज़रूरत पड़ी इस साइकोपैथोलॉजी के सिस्टम की, ठीक है, क्यों क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, ठीक है। साइकोपैथोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो कि मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को क्लियरली डिफाइंड कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज कर देता है। ये ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स, अंडरलाइंग कॉजेज़ और बिहेवियरल पैटर्न पर बेस्ड होता है, क्योंकि अगर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें पजल्ड हो जाती। आप जाके बार बार डॉक्टर्स, अभी तो आप जाते हो किसी भी डॉक्टर के पास, पहली बार अगर आप गए किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं तो आपने उसको अपने सिम्टम्स बताए, उसने डायग्नोसिस दे दिया कि भाई आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, आप जिसके साथ भी आए हो उसको या आपको जो भी है, ठीक है। फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि नहीं नहीं ये डायग्नोसिस सही नहीं है, फिर दूसरे के पास गए तो आप बताओगे ना उनको कि उन्होंने ऐसा डायग्नोसिस बताया है, तो सिर्फ उतना वर्ड बता देने से आपको उतनी पूरी कहानी नहीं बतानी पड़ेगी। फिर वर्सेस मेन करेंगे, फिर वो देख लेंगे। आप किसी दूसरी जगह पे गए हो, आपकी मेडिसिन्स ख़त्म हो गई हैं, आपको सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, उस कैटेगरी को बता देना है, पूरी कहानी स्टोरी नहीं बतानी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं डायग्नोसिस होने की वजह से। तो साइकोपैथोलॉजी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो कि मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर को क्लियरली डिफाइन कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज कर देता है, ठीक है। यह ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स यानी कि जो हमें दिखाई दे रहे हैं, अंडरलाइंग कॉजेज़ जो उसके कारण हैं, और बिहेवियरल पैटर्न यानी कि जो भी उसका व्यवहारिक पैटर्न है पर बेस्ड होता है। ICD-11 और ICD-11 और DSM-5 जो अभी चल रहा है, जैसे सिस्टम का जो पर्पस है वो है क्लिनिशियंस, रिसर्चर्स, एजुकेटर्स और पॉलिसी मेकर्स को सटीक डायग्नोसिस समझाना और उसकी मैनेजमेंट में हेल्प करना। इसकी बहुत सारी ज़रूरतें भी हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी। पहला है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोसिस, यानी कि निदान का मानकीकरण क्या है। यह एक यूनिफॉर्म डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया प्रदान करता है। पहले तो सब जगह यूनिफॉर्मिटी है, कहीं पे भी ये नहीं कि आज हमारे इंडिया में जिस डिसऑर्डर को सिजोफ्रेनिया बोला जा रहा है वो अमेरिका में डिप्रेशन बोला जाएगा, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिससे दुनिया भर में डायग्नोसिस समान तरीके से की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का DSM-5 में डायग्नोसिस US, इंडिया, यूरोप में समान रूप से समझा जाता है। ऐसे ही इम्प्रूव कम्युनिकेशन यानी कि बेहतर संचार है, कॉमन टर्मिनोलॉजी और जो कोड्स हैं उसका उपयोग करके डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ वर्कर्स के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन सुनिश्चित करता है। फॉर एग्जांपल, सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड टाइप जो है ग्लोबली अंडरस्टूड है, सब लोग जान जाएंगे अगर आप ये टर्म्स यूज़ करेंगे तो। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स रिसर्च एंड एपिडेमियोलॉजी, यानी कि अनुसंधान और महामारी विज्ञान में मदद करता है। मेंटल डिसऑर्डर्स की जो प्रिवलेंस है, रिस्क फैक्टर है, ट्रीटमेंट आउटकम्स हैं का सिस्टमेटिक स्टडी करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर ग्लोबल स्टडीज़ जो हैं ICD या DSM कोड्स पर बेस्ड होती हैं बेसिकली। गाइड्स ट्रीटमेंट प्लानिंग में मतलब कि उपचार योजना में क्या मार्गदर्शन देता है। क्लासिफिकेशन से क्लिनिशियंस एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए DSM-5 कैटेगरीज क्लिनिशियंस को CBT, एक्सपोजर थेरेपी या मेडिकेशन चुनने में मदद करती हैं। ऐसे ही प्रोग्नोसिस एंड आउटकम प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें, मतलब कि रोग का पूर्वानुमान प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम और परिणाम की भविष्यवाणी कर रहे हैं। किसी भी डिसऑर्डर का जो कोर्स है, कॉम्प्लिकेशन है और रिकवरी का जो प्रिडिक्शन लगाने में ये हेल्प करेगा हमें। फॉर एग्जांपल, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है, क्लासिफिकेशन लॉन्ग टर्म मूड स्टेबलाइजिंग थेरेपी प्लान करने में यूज़फुल है, ठीक है। अगर हम बता रहे हैं कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है तो ये क्लासिफिकेशन लॉन्ग टर्म मूड स्टेबलाइजिंग थेरेपी प्लान करने में यूज़फुल होगा, क्योंकि हम उसी को दे सकते हैं, उस पर कामयाब भी होगा ये। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि बीमा और नीतियों में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं इसको। हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा, वहाँ पे इंश्योरेंस बिलिंग, क्लेम प्रोसेसिंग और पब्लिक हेल्थ प्लानिंग के लिए डायग्नोस्टिक कोड्स का उपयोग करते हैं। हम बता पाते हैं कि इसको ये दिक्कतें हैं तो इसकी इंश्योरेंस बिलिंग ऐसी होगी, इस तरह से क्लेम प्रोसेस होगा। इंडिया में साइकेट्रिक हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ICD-10 या ICD-11 कोड ज़रूरी होता है। ऐसे ही हमारा है एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पस, यानी कि शिक्षा और प्रशिक्षण। यह मेंटल डिसऑर्डर्स
की स्ट्रक्चर्ड सीखने सिखाने की के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बेसिकली हमें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो साइकेट्री की जो स्टूडेंट्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं DSM और ICD कैटेगरी से सिजोफ्रेनिया और सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में अंतर सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो अगर कंक्लूज़न हमारा जो निकल रहा है वो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पहले टेबल में दिखा दिया। इससे हमारा कंक्लूज़न क्या निकल रहा है, क्लासिफिकेशन सिस्टम सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, बल्कि यह कम्युनिकेशन, रिसर्च, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस, एजुकेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का आधार है। यह डायग्नोस्टिक एम्बिगिटी को कम करता है, एविडेंस बेस्ड केयर को बढ़ाता है और ग्लोबल मेंटल हेल्थ केयर की डिलीवरी को सुधारता है। ठीक है, आप इस टेबल से और अच्छे से समझ पाओगे, सामने सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये ICD के रिविजन्स हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। क्या क्या मेन चीज़ें की फीचर्स या चेंजेस हुए हैं ये दिए हुए हैं। ये कोड्स हैं, इसके कोड के सामने डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट ये DSM का है, DSM के रिविजन्स हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो लिखे हुए हैं। ये की डिफरेंसेस मैंने बता दिया इसमें, ये समझ से देखिए। ये DSM-5 में बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंज आया था, एलिमिनेशन हो गया था 5 एक्सेस का, वो मैंने यहाँ बताया है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अप्रोचेस टू साइकोपैथोलॉजी की। साइकोपैथोलॉजी मेंटल डिसऑर्डर्स का इसको स्टडी करता है, जिसमें उसके कॉजेज़, डेवलपमेंट और ट्रीटमेंट शामिल हैं। समय के साथ डिफरेंट साइकोलॉजी और साइकेट्री स्कूल्स ऑफ थॉट्स ने एबनॉर्मल बिहेवियर को समझाने के लिए अलग अलग तरीके के अप्रोचेस को क्या किया था, प्रपोज किया था। ये अप्रोचेस ना केवल थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देते हैं, बल्कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग और क्लिनिकल रिसर्च में भी हेल्प करते हैं हमारी। अब ये अप्रोचेस कौन कौन से हैं, पहला है बायोलॉजिकल अप्रोच, इस जिसको हम जैविक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसका मेन जो कोर आइडिया था वो इस बेस पे था कि मेंटल डिसऑर्डर्स मुख्य रूप से बायोलॉजिकल फैक्टर्स से डेवलप होते हैं, जिसमें जेनेटिक्स, ब्रेन स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़, बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस और फिजिकल इलनेस शामिल होती हैं। ठीक है, यानी कि की कंपोनेंट की जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्राइन जैसे केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाएगा तो एबनॉर्मलिटी डेवलप होगी, साइकोपैथोलॉजी हो जाएगी। जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक्स की वजह से भी इस तरह के डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, यानी कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर में हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन पाया जाता है, मतलब कि पूर्वजों से आया होता है, मम्मा बाप से आया होता है, तो उसके बच्चे में भी हो जाएगा। न्यूरो एनाटॉमी यानी कि मस्तिष्क संरचना में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे PTSD में हाइपो कैम्पल जो है श्रिंकेज हो जाता है उसमें। ऐसे ही इसी में हमें हार्मोनल फैक्टर की भी बात की गई है कि इंडोक्राइन सिस्टम में डिसफंक्शन पाया जाएगा तो मूड और बिहेवियर को ये इफ़ेक्ट करेगा। अब इसका ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि साइको फार्माकोलॉजी यानी कि एंटी डिप्रेशेंट, एंटी साइकोटिक्स और मूड स्टेबलाइजर्स दिए जा सकते हैं। ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक्स हम अपना सकते हैं, यानी कि ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी हम अपना सकते हैं। ठीक है, TMS थेरेपी अपना सकते हैं। ठीक है, ट्रांसकैरिनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन अपना सकते हैं। न्यूरो फीडबैक और मेडिकल मैनेजमेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन में सेरोटोनिन डेफिशिएंसी हो जाती हैं तो हम SSRI यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन थेरेप्यूटिक इनहिबिटर दें और या इससे ट्रीटमेंट करें तो काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। नेक्स्ट अप्रोच है साइकोडायनेमिक अप्रोच यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके फाउंडर आप सबको पता है कि फ्रायड रहे हैं। ये बेसिकली इस आइडिया पे बेस्ड था कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो कारण है वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है, रिप्रेस्ड मेमोरीज़ हैं और चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इसका जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली आप सबको पता है कि ईड, ईगो, सुपर वीगो, यानी कि इन तीनों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से एंजाइटी और मलएडेप्टिव बिहेवियर डेवलप होगा। वहीं दूसरा की कॉन्सेप्ट था कि डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि डिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन जैसी डिफेंसेस जो हैं वो ईगो को बचाती हैं, पर ज़्यादा हम यूज़ करने लगते हैं तो भी मलएडेप्टिव बिहेवियर डेवलप हो जाता है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, डेवलपमेंटल स्टेजेस में फिक्सेशन होने से एडल्ट में मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं।
ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशन क्या था कि साइकोएनालिसिस टेक्निक्स जैसे कि फ्री एसोसिएशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन का हम उपयोग कर सकते हैं। मॉडर्न साइकोडायनेमिक थेरेपीज़ में अर्ली रिलेशनशिप्स और अनकॉन्शियस मोटिव्स पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को कन्वर्जन डिसऑर्डर है तो अनरिजॉल्व अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट का बिहेवियरल एक्सप्रेशन हो सकता है इसमें। ठीक है, कन्वर्जन डिसऑर्डर का जो कारण है वो किसी भी अनरिजॉल्व अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट का बिहेवियरल एक्सप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल अप्रोच। अब इसके भी फाउंडर पैवलोव, वाटसन और स्किनर थे, आप सबको पता है। बेसिकली ये जो अप्रोच है बताता है कि अबनॉर्मल बिहेवियर लर्न है, सीखा है हमने, और इसे कंडीशनिंग के ज़रिए बदला या हटाया जा सकता है। इसका की कंपोनेंट किस पे बेस था कि क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस था कि न्यूट्रल स्टिमुलस को फियर के साथ अगर हम एसोसिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, फोबिया डेवलप हो जाएगा। भाई न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, खरगोश के साथ बच्चा खेल रहा है और उसी टाइम अगर हम बहुत तेज़ आवाज़ कर दे, बच्चा चौंक जाए तो फियर डेवलप हो जाएगा। जब भी वो रैबिट को देखेगा तो क्या होगा, वो डर जाएगा क्योंकि हमने एसोसिएशन डेवलप कर दिया। फिर वो धीमे धीमे उससे फोबिया डेवलप हो जाएगा। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, इन सब चीज़ों को और भी डिटेल में आप हर डिसऑर्डर के साथ पढ़ेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट के ज़रिए मैलएडेप्टिव बिहेवियर को मेंटेन करती है। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन लर्निंग में दूसरों के मैलएडेप्टिव बिहेवियर को हम देखते हैं और उसको वैसे ही इमिटेट करने लगते हैं। ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशन की बात करें तो इसमें बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, टोकन इकोनॉमी जैसी टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं और सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन फोबिया के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। एंजाइटी अवॉइडेंस बिहेवियर को से रीइंफोर्स होकर समय के साथ बनी रहती हैं। ठीक है, एंजाइटी अवॉइडेंस बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स होकर समय के साथ बनी भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल कॉग्निटिव अप्रोच की अगर हम बात करें, जिसे हम संज्ञानात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, इसको बेक और एलिस ने दिया था। इसका कोर आइडिया इस पे बेस था कि मेंटल डिसऑर्डर का जो कॉज है, रीज़न है, वे डिस्टॉर्टेड, इरेशनल और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न होते हैं जो इमोशंस और बिहेवियर को हमारे इफ़ेक्ट करते हैं। की कॉन्सेप्ट इसमें थे कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जैसे कि हम ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं, कई बार छोटी छोटी बातें होंगी ओवर जनरलाइज कर लेंगे। ऐसे ही कैटास्ट्रॉपिक थिंकिंग, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने लगते हैं। किसी ने छींक दिया अब तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट सोचने लगते हैं। जब मैलएडेप्टिव कोर बिलीफ यानी कि सेल्फ, वर्ल्ड और फ्यूचर के बारे में निगेटिव बिलीफ डेवलप हो जाता है। जब ऐसे ही कॉग्निटिव स्कीमा जब डेवलप हो जाता है, यानी कि एक्सपीरियंसेस की इंटरप्रिटेशन को हम शेप करने वाले ढांचे में, कॉग्निटिव स्कीमा में जब ढाल लेते हैं तो मैलएडेप्टिव बिहेवियर डेवलप हो सकता है। ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशन इसमें क्या दिए जाते हैं, सीबीटी हम देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे, या आरईबीटी देंगे, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। थॉट को रिस्ट्रक्चरिंग और बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके हम कर सकते हैं। डिप्रेशन, परसिस्टेंट निगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन में परसिस्टेंट निगेटिव थिंकिंग जैसे कि आई एम वर्थलेस, ठीक है, की वजह से मैलएडेप्टिव बिहेवियर डेवलप हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, थॉट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, सीबीटी देंगे, आरईबीटी देंगे। ऐसे ही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है आपका, जिसे मानवतावादी दृष्टिकोण कहते हैं, जिसे रॉजर्स एंड मैस्लो ने दिया था। बेसिकली इस कोर आइडिया को लेके चल रहे थे वो कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तब उत्पन्न होगा जब हम रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में बड़ा गैप रख लेंगे। हम जो हैं और हम जो बनना चाहते हैं उसमें के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो हम सेटिस्फाई तो होंगे ही नहीं। या जब व्यक्ति को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और लाइफ मीनिंग नहीं मिलती हैं। ठीक है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मतलब विदाउट किसी कंडीशन के उसे एक्सेप्ट किया जाए और उसकी लाइफ में मीनिंग कुछ हो। अगर नहीं मिलेगी उसे तो क्या होगा, मैलएडेप्टिव बिहेवियर डेवलप हो जाएगा, साइकोपैथोलॉजी डेवलप हो जाएगी। की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, व्यक्ति की पूरी क्षमता तक पहुंचने की एक प्राकृतिक प्रेरणा को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा गया है। बीए में आपने पढ़ा है मैस्लो की थ्योरी में। ऐसे ही अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी और कॉन्ग्रुएंस यानी कि हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए तीनों ही ज़रूरी हैं कि इंसान को अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड हम देते रहें, किसी कंडीशन के साथ ना दें। एम्पैथी यानी कि उसके पर्सपेक्टिव से उसको समझें, और कॉन्ग्रुएंसी आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में एक हार्मनी बनी रहे, एक बैलेंस हो।
पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए हमारा। बेसिकली ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशन अगर हम दें तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी यानी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने के लिए हम ये थेरेपी देते हैं। ऐसे ही एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जीवन की मीनिंग और ऑथेंटिसिटी पर फोकस करती हैं। एंजाइटी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से कंस्ट्रेन महसूस करने और ऑथेंटिक लाइफ ना जी पाने से होती हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे। सोशियो कल्चरल अप्रोच यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जो कि बेसिकली ये कहता है कि सोशल और कल्चरल फैक्टर जैसे पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल नॉर्म्स, फैमिली डायनेमिक्स का मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब इसके की कंपोनेंट क्या हैं कि कल्चरल सिंड्रोम और आइडियम्स ऑफ डिस्ट्रेस, जैसे कि एशिया में कोरो सिंड्रोम्स पाया जाता है। ऐसे ही सोशल डिटर्मिनेंट्स, लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और आइसोलेशन स्टिग्मा की वजह से भी मालएडेप्टिव बिहेवियर डेवलप हो सकता है। फैमिली एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर यानी कि रेजिलियंस वल्नरेबिलिटी को इफेक्ट करता है। फैमिली जैसे जितना ज़्यादा बाउंस बैक करने वाली होगी उतना ही ज़्यादा आप भी बाउंस बैक कर लोगे, रेजिलियंट होगे। लेकिन जितना ही दबी होगी, मतलब चीज़ें मत बोलो मत कहो, तो क्या होगा, रेजिलियंस पावर उतनी ही कम होगी। ऐसे ही ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशन में आप कम्युनिटी साइकोलॉजी इंटरवेंशन यानी कि सामाजिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। कल्चरली सेंसिटिव थेरेपी अपना सकते हैं। क्लाइंट के बैकग्राउंड और वैल्यूज़ को ध्यान में रख के आप क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्रॉनिक सोशल स्ट्रेस और मार्जिनलाइजेशन वाले कम्युनिटीज़ में डिप्रेशन की दर अधिक होती है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अप्रोच के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बायो साइको सोशल अप्रोच यानी कि एकीकृत मॉडल, जो कि बताता है कि मॉडर्न साइकोपैथोलॉजी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर को इंटीग्रेट करके मेंटल डिसऑर्डर को समझती हैं। किसी एक पर्सपेक्टिव पर बेसिकली निर्भर नहीं करती, क्योंकि हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि एक डिसऑर्डर के डेवलप होने में कई सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। की कंपोनेंट्स क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर भी रोल प्ले कर रहा है, यानी कि जेनेटिक भी कहीं ना कहीं रहा होगा, ब्रेन केमिस्ट्री ऐसी रही होगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर ने भी रोल किया होगा, कॉग्निशन उसका ऐसा है, कोपिंग मैकेनिज्म उसके ऐसे हैं। सोशल ने भी रोल प्ले किया होगा, रिलेशनशिप्स, कल्चर्स, उसे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला होगा, इस वजह से उसके अंदर साइकोपैथोलॉजी डेवलप हो गई। अब बेसिकली हम ऐसी सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशन दे सकते हैं, हम कंबाइंड थेरेपी यानी कि मेडिकेशन भी दें, साइकोथेरेपी भी दें और सोशल सपोर्ट भी दें। दूसरा, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स बना सकते हैं, कई डोमेन्स को एक साथ हम एड्रेस करें अगर। ठीक है, सीजोफ्रीनिया का जो इलाज है एंटी साइकोटिक यानी कि बायोलॉजिकल, सीबीटी यानी कि साइकोलॉजिकल और फैमिली थेरेपी यानी कि सोशल के कॉम्बिनेशन से किया जा सकता है। तो बेसिकली ये था बायो साइको सोशल अप्रोच, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। ये बेटा इसका समरी टेबल है आपकी समझ के लिए और एग्ज़ाम में बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।